दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के इस दूसरे भाग में। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। दादी के 6 बच्चे थे, 3 लड़कियाँ और 3 लड़के। सबसे बड़े उसके ताया ससुर थे जिनके बच्चे नहीं थे। पहली पत्नी के बच्चे ना होने पर दूसरी शादी करवाई गई, पर किसी कारणवश शादी के कुछ महीने बाद ही नई दुल्हन की मौत हो गई थी। उसके बाद फिर शादी के लिए कहा, पर ताऊ जी नहीं माने। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि उनके भाग्य में बच्चों का सुख लिखा ही नहीं है। उसके खुद के ससुर, जिनकी इकलौती औलाद सिर्फ कुणाल ही थे और कोई बहन या भाई नहीं। फिर उसके चाचा ससुराते थे जिनकी 2 लड़कियां ही थी, कल्पना और काजल, जो कुणाल से छोटी थी। चाचा जी जिनके बारे में घर में कोई बात नहीं करता, पर याद सब कहते हैं। कोई ऐसा राज है जिसके बारे में जैस्मिन को भी पूरी तरह मालूम नहीं, बस कुछ उड़ती उड़ती खबरें उसके कानों तक पहुंची थी। माँ बाप ने कोई एतराज़ नहीं किया तो उसे भला क्या एतराज़ होगा। रिश्ता सब जानते बूझते ही किया गया था। कुणाल और उसके परिवार का रुतबा ही काफ़ी था। तीनों बुआ सास अपने अपने घर में सुखी थी। उनके बच्चे और वो सब अब शादी में नहीं आए हुए थे। बड़ी बुआ के 2 लड़के थे, अभिषेक और आदित्य। मझली बुआ के 1 लड़का 1 लड़की, अर्णव और अनिका। छोटी बुआ की भी 1 लड़का 1 लड़की, अर्थ और अहाना थे। कल से जब इस घर में आई है तब से सबसे मिल चुकी है, और सब पूछे तो उसका मायका इतना छोटा सा था कि वो इतने सारों लोगों से मिल मिल कर अब थक गई थी। क्या घर कहें, पूरा कुनबा था जिसमें बुआ और उनके बच्चों के जाने के बाद भी 10-12 लोग रहते, और उसके ऊपर उनके काम करने वाले भी। कोठी बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी उसने सिर्फ सुन रखा था या फिर फिल्मों में देखा था। पूरी कोठी कई हिस्से में बैठी हुई थी, जिसमें वो घर ही 2 हिस्सों में बट रखा था। एक तरफ जहाँ अब के नए मकान बनाए हुए थे, जिसमें 7 कमरे नीचे और एक इकलौता कमरा ऊपर कुणाल के लिए बना था। बाकी पूरा छत खुला ही छोड़ा हुआ था। शायद कुणाल को शांति पसंद थी और एकांत भी, इसीलिए वो सिर्फ कुणाल की पसंदगी को देखते हुए बना था। नीचे बड़ा हॉल और उसके पास ही बड़ा सा किचन था। बाहर गैलरी से जाते ही बड़ा खुला आंगन आता है। बाहर का किचन अलग है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा, तंदूर और बाकी की चीज़ें भी हैं जो पुराने ज़माने की याद दिलाती हैं। एकदम ग्रामीण परिवेश, जिसमें आगे निकलकर पुराने ज़माने के बने हुए मकान हैं, जिसमें 5 कमरे हैं। और कमरे क्या, उन्हें हॉल कहना ठीक होगा। बड़े पहले के ज़माने में बहुत बड़े बड़े मकान बनते थे, आधे कच्चे आधे पक्के। शायद समय समय पर उनमें बदलाव किया गया था, इसीलिए वो ऐसे थे। कुछ कमरे तो ऐसे थे जिनकी छत भी बालियों की थी और आंगन कच्चा। वो घर में जब आई तो शाम का समय था। आते हुए बस उसने एक बार ही उन पर नज़र दौड़ाई थी। अब वो उन सब को देखकर हतभरत सी रह गई। कितना अच्छा और अलग था ये उसका ससुराल। ऐसा होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह सुबह औरतों के मुंह से बातें सुनती आई थी कि वो इस कोठी की मालकिन है, आगे जाकर उसे ही सब संभालना है। अब तो ताई, चाची, मम्मी और दादी सास तक उसकी मदद के लिए हैं। 3 बुआ सास और 2 ननद जो चाचा जी की बेटियां थीं, उन सब का लेन देन और उसके साथ बर्ताव उसे ही रखना है। छोटी सी तो है बेचारी, कैसे कर पाएगी सब। उनकी बातें ही उसे चिंता में डाल रही थी। ऊपर से ये जमींदारी, मम्मी पापा ने क्या सिर्फ जायदाद देकर रिश्ता कर दिया। वो तो घर में सिर्फ 5 ही लोग थे, माँ पापा और 2 बड़े भाई बहन। वो सबसे छोटी थी, अब तक जिम्मेदारियों से बची रही थी। घर के किसी मसले में उसकी इजाज़त, यहाँ तक पूछताछ भी ज़रूरी नहीं थी। जहाँ जिसने जो बोला वो सब मानती और कहती आई है, जबकि अब उसे रोज़ ऐसे हुक्म देने और मानने होंगे जिसके लिए वो परिपक्व नहीं थी। सोचते हुए अपने ननद के साथ घर देख रही थी। दादी ने उसके मन बहलाने के लिए ननदों से कहा था कि भाभी को घर दिखा दे, कल उसे चला जाना है। पगफेरे की रस्म जो थी, ये बस उनका रहवास था। उसके अलावा पशुओं का बाड़ा अलग था और मशीनरी का अलग, जिसमें खेतों में काम आने वाले संघ रखे जाते हैं।
सुबह औरतें इस बारे में बात कर रही थी कि ये घर उसका है और उसे संभालना है, कैसे कर पाएगी वो। देखकर ही हैरान रह गई थी। दोनों तरफ बाड़ों से लगते ही खेत शुरू हो जाते हैं। जहाँ पानी के लिए नाली बनी हुई थी उस पर कई सारे दरख्तों का झुरमुट था। वो पूरी कोठी की अलग सी जगह थी जो बेहद सुकून और आराम महसूस करवाती थी। पूरा घर देख जब वो लौटी सॉरी पूरा घर देख जब वो लोग लौट रहे थे तो कुणाल उसे उस ओर आता दिखा। एक बार उसे देखा, फिर पलकों की झालर मिटा दी। वो उसे बिना देखे ही आगे निकल गया। उसके साथ काम करने वाले आदमी थे जिनके हाथ में पौधे, रस्सी और फावड़ा था, और उसके पीछे ही उनकी बुआ के लड़के आ रहे थे जिन्होंने बहुत सारे और भी पौधे पकड़ रखे थे, सब जैस्मिन के। इतने सारे प्लांट एक ही फूल के, एक ही वैरायटी के, किस लिए उसे समझ नहीं आया। ये सब भाइयों ने गिफ्ट किए थे जैस्मिन के पौधे, जैस्मिन के नाम से। ये बस कुणाल को चिढ़ाने के लिए था, और अब जब घर पर लाकर रख ही दिए थे तो कुणाल को ही उन्हें जगह देखकर लगवाना था। वो बस उन्हें पेड़ों के झुरमुट के पास उन सब को लेकर आ रहा था ताकि नौकरों से कहकर लगवा सके। आगे आगे बस उन्हें जगह बताने आया था और उनके पास रहकर उन्हें लगवाना था। कोई भी काम होता कुणाल अपनी देख रेख में ही करवाता था। उसे टालना या कोताही बिल्कुल पसंद नहीं थी। काम का पाबंद और परफेक्ट होना ही उसके लिए मायने रखता था। पानी की नाली जहाँ और पेड़ पौधों का घना बसेरा था, उन्हीं के पास एक सीधी पंक्ति में उन्हें लगवाने का विचार था, जो शायद बड़े होकर फलते फूलते इस जगह की शोभा और बढ़ा देती। रात की चांदनी में जैस्मिन के फूल और यहाँ के शांत माहौल में उनकी सुंदरता बढ़ जाने वाली थी। कुछ पौधे और अभी भी फूल उगे हुए थे, जबकि कुछ खाली थे, पर कल्पना करके ही देखो तो वो लगे हुए बहुत खूबसूरत दिखने वाले थे। इसका अंदाज़ा इसी से लग सकता था कि आंख बंद कर यहाँ बैठने से जैस्मीन के फूलों की महक सांसों में घुलते हुए भीतर तक जाएगी तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी महकाने के लिए काफ़ी होगी। कोई एकांत पसंद इंसान इन्हें और भी पसंद करेगा जब इतनी आरामदायक और खुली जगह नीले आसमान के तले बिताने को मिल जाए। वाह, क्या मंजर होगा। उन पांचों भाइयों का आपसी मजाक अब भी उरूज पर था। पर लोगों की शादी के गिफ्ट में फूल के पौधे ही देने थे तो कोई और भी दे देते। सब एक ही तरह लाने की क्या ज़रूरत थी। कुणाल कल से उन्हें ये बात 2-3 बार बोल चुका था और वो बार बार बस जैस्मिन के ही नाम की दुहाई दे रहा था। शादी हो गई है अब आपकी, और फूलों की तरह देखना छोड़ दीजिए। अब जो खुशबू ढूंढनी है जैस्मीन में ही ढूंढिए, अर्थ ने मजाक में कहा। और कुणाल जो पौधे चेक कर रहा था कौन सा कहाँ लगाए, उसने रखा और अर्थ की तरफ डपटती नज़रों से देखा। सही तो कह रहा है भाई, अब क्या करोगे और फूलों का। ज़िंदगी जीने के लिए एक फूल बहुत है। कहाँ कहाँ मंडराएंगे भौरे बनकर, भटकते फिरोगे इधर उधर। इसलिए लाए हैं ताकि आपका सारा ध्यान अब जैस्मिन पर ही रहे। ये अर्नव था। तुम लोग नहीं सुधरोगे ना, तुम्हारे लिए भी लगता है कोई फूल देखना पड़ेगा। सच में अब की बार कोई ट्यूबलिप, गुलाब, लिली या दूसरा कोई फूल देखेंगी। जैस्मिन के सारे फूलों पर सिर्फ भाई आपका अधिकार है। आपके हक पर डाका थोड़ी ना मारेंगे। तुम भी इनके साथ मिल गए। आदित्य की बात सुनकर कुणाल ने कहा, हाँ बस मैं नहीं हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैस्मिन के फूल के पौधे लाने का आइडिया अब से एक भाई का था। वो तीनों फटाक से बोले। अब जब उन्हें कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा था तो फिर उसे कैसे छोड़ देते। नहीं भाई, वो बस ऐसे ही। ठीक है, जानता हूँ मैं तुम कितने पानी में हो। कुछ न कुछ बातें जारी थी। वहाँ हंसते बात करते पौधा लगवा रहे थे। बीच बीच में कहकसों का शोर जैस्मिन के कानों में पड़ रहा था और वो सिर्फ सुनते समझती वापस घर के अंदर दाखिल हो गई। खेतों में सूरज अपनी किरणें छोड़ता छोड़ता आखिर अस्त हो ही गया। सूरज की रवानगी से मौसम में ठंड का एहसास फिर से होने लगा था और अब सोना या स्वेटर कुछ पहनने लायक ठंड बैठ गई थी। उसने तो पूरे दिन में शॉल उतारा ही नहीं। जब भी कोशिश करती दादी उसे ठंड का बोल लेने को कहती।
फिर पूरे दिन कोई ना कोई आ रहा था मिलने के लिए, कहकर चली जाएगी, कल चली जाएगी और उसके आने के बाद नॉर्मल ज़िंदगी शुरू होगी। अब तो वो सिर्फ नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी जिसे सब लोग देखने आ जा रहे थे। कैसा लगा घर, पसंद आया? दादी ने बड़े स्नेह से पूछा। जैस्मिन उनके सामने बैठी और वो उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए उसे निहार रही थी। जी दादी, और जगह भी बहुत अच्छी हैं। अब यही तुम्हारा घर है। जितनी जल्दी अपना मान कर रहने लगोगी उतना ही तुम्हारे और इस घर के लिए अच्छा है। अब तो बस यही दुनिया है। दादी ने थोड़ी समझाइश की और जैस्मिन ने सिर हिलाकर उनकी बात को स्वीकार किया। यही तो है दुनिया। सच कह रही हैं दादी, लड़कियों की ज़िंदगी पल भर में कैसे बदल जाती है। शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और। भले ही उसे एक महल की रानी का खिताब हासिल हुआ था, पर वो शहर से गांव में आ गई थी, अपने काम खुद करने वाली। अब उसे यहाँ से जाने के लिए किसी का साथ चाहिए होगा, पहले किसी से पूछना होगा, तब भी वो अकेले नहीं जा सकती। पर ये दुनिया उसके माँ बाप ने उसके लिए चुनी थी और माँ बाप खुशियाँ ही चाहते हैं। उनका प्यार और ईमान में कोई सुबह नहीं। दुनिया एक तरफ और माँ बाप एक तरफ, तब भी उनका पलड़ा भारी रहता है। जैस्मिन ने भी माँ बाप के प्यार और आशीर्वाद के साथ ये दुनिया अपना मान ली थी। मम्मा, कल हम लोग चले। अब शादी हुए 2 दिन हो गए थे तो बुआ और उनको बच्चों को भी अपने अपने घर जाना था। कल मैं रुक रही हूँ। अब तीनों एक साथ तो क्या जाएं? माँ कह रही हैं कोई तो रुको, फिर तुम्हारी दोनों बुआओं का जाना ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर हम परसों सुबह निकलते हैं। परसों नहीं, कुणाल के साथ बहू को लेने कौन जाएगा? कम से कम 2 भाई तो साथ जाओ। पर नानी, मैं नहीं रुक सकता। तो अब से तुम रुको। अर्थ कोई नहीं रुक सकते क्या? आदित्य ने बात को टाला तो दादी ने उन तीनों की तरफ देखा। हाँ नानी, मैं रुक रहा हूँ, अभिषेक ने कहा। अपनी मम्मी को तुम बाद में अपने साथ ही ले जाना, अभी इनको जाने दो। अर्नव और अर्थ, उन्हें भी जाना था, नहीं रुक पा रहे थे। फिर क्या एक ही जाएंगी साथ में? एक तो और रुकना चाहिए। नहीं नानी, भाई के मित्र भी तो जाएंगे, अभिषेक ने मजाक में कहा। हाँ, उसे तो मैं भूल ही गई। क्या दादी, उसे आप कैसे भूल गई? वो तो भाई का दोस्त कम आपका पोता ज़्यादा बना हुआ है। मुझे तो डर है कहीं प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ना मांग ली। आदित्य ने दादी से कहा। तुम तो चुप ही रहो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना ही होता है। जब तुम लोग नहीं होते तो वो एक वही है जिसके साथ कुणाल रहना पसंद करता है, हंस बोल लेता है। जब आते हो तुम सब तो घर में रौनक रहती है। तब की तो बात ही अलग है। और उसे भी देखो जैसे कोई साथी मिल गया हो। क्या नानी, अभी हम साथ में ही ढूंढेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब तो उनके लिए अपने साथन ले आए हैं, लेकिन उस शख्स मिजाज आदमी को झेलना भी तो मुश्किल है। झेलना ही पड़ेगा। अब भाभी के भाई के बिना यहाँ कहाँ बसर होगी? अब तो संगी साथी सब वही हैं जो हैं, लेकिन तुम लोगों को यकीन है ना, वो जाएगा, वो सबसे पहले पहुँचेगा। आप भी फिक्र रहिए। भाई की बात हो गई है। अच्छा, उसने बात कर ली और मैं यहाँ यूं ही उसके लिए संगी साथी ढूंढती फिर रही हूँ। तुम लोगों के आगे मिन्नतें कर रही हूँ। नानी, आपको पता तो है जो काम होना है वो होना है। भाई ऑलरेडी उसमें बहुत परफेक्ट है। आप चिंता ना कीजिए। चिंता नहीं, बस सोचती हूँ उसके कुछ काम तो आसान कर दूँ। अकेले कहाँ कहाँ ख्वार होता रहेगा। नानी, उन्होंने आज तक कभी जताया है कि वो सब संभाल रहे हैं? इतने जिम्मेदार हैं कि खुद अपनी जिम्मेदारी से ही करना पसंद करते हैं। आप ना टेंशन लिया कीजिए। हम अभी 20-25 साल आपको इस घर में और देखना चाहते हैं। तुम तो लगता है आज छड़ी खाओगी मेरी, दादी धमकाते हुए बोली। और वो सब उनको घेर कर बैठ गए। अनिका और अहाना भी वहीं आ गई, कल्पना और काजल भी। कुणाल भाई कहाँ रह गए? सब आस पास थे। कोई अपनी दादी के गले लग रहा था तो कोई नानी के। कुणाल की याद लाजमी थी। एक वही था जो पीछे छूट रहा था। यही है, आने वाला होगा। कहाँ गया कहाँ है? बताया तो अपने जिगरी यार से मिलने गए हैं। क्यों, वो घर के अंदर नहीं आ सकता था? नहीं, उनको बाड़ी में बैठकर बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे वो कोई काम से आए थे,
आप चिंता मत करिए, आपको पोता अब आपकी बहू का ही है, वो कहीं नहीं ले जाएगा उसे। तुम नहीं मानोगे, चलो उठो यहाँ से। मेरी बहू कहाँ है? थोड़ी देर उससे बात कर लूँ, कल तो वो चली जाएगी। जा तो हम भी रहे हैं और पता नहीं वापस कब आना होगा, जबकि बहू कल की गई परसों आ जाएगी। चलो खाना खा लो सब लोग, और कुणाल को भी बुला लो। उसे कहो कि रेहान को कह दे पूरी शादी में उसके साथ भागा भागा रहा है। माँ ने आकर उन सब से कहा और वो भी उठ खड़े हुए। खाना खाकर सब साथ बैठे थे। कल तितर बितर हो जाना था, सब वापस जाने वाले थे, तो महफिल साथ में ही जमाई ताकि थोड़ी देर गपशप कर ली जाए। जैस्मिन सबकी भाभी लगती थी, क्योंकि कुणाल सब में बड़ा था और सबको नई नई भाभी के साथ बातचीत करने का शौक़ चढ़ा था। वो सब जैस्मीन को अपने साथ बीच में लेकर बैठे थे। जैस्मीन के लिए ये एहसास बड़ा नया था। सब कुछ इतनी इज्जत और तवज्जो सब लोग इतनी इज्जत और तवज्जो दे रहे थे। उसका पोर पोर खिल उठा। घर में वो सबसे छोटी थी, लेकिन अब यहाँ वो कद और रुतबे दोनों में बड़ी थी। नई नवेली दुल्हन थी, इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, पर फिर भी उनकी बातों का मुस्कुराकर या हाँ या ना में जवाब बखूबी दे रही थी। कितने अच्छे कर्मों का परिणाम होगा कि उसे बदले में इन खूबसूरत रिश्तों से नवाजा गया है। और ये सब खुशियाँ, ये रौनक कुणाल के दम से थी, जो उनका नाम भर उसके साथ जुड़ने से उसकी झोली में आ गिरी थी। भाभी, आपका नाम जैस्मिन किसने रखा? मतलब डिफरेंट सा है फूल का, बिल्कुल जैस्मिन के फूल की तरह सॉफ्ट एंड प्योर। आपके नेचर को बहुत सूट करता है। अनिका ने पूछा। हाँ भाभी बताइए ना, जैस्मिन नाम ही क्यों रखा? मतलब हम सब के नाम एक जैसे हैं। हम जितने बहन भाई हैं उनमें दादी के पोते पोती के नाम के से शुरू होते हैं और नाती नातिन के नाम ए अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। और पता है आपको, ये सारे नाम भानी मामा ने रखे हैं। ये कह रहे थे एक जैसे नाम रखूँगा, और मज़े की बात क्या है, भानी मामा ना। अहाना कहते कहते चुप हो गई थी। चाचा जी का नाम आ गया था तो माहौल में सन्नाटा सा छा गया। बड़ों ने बात इधर उधर कह दी, शायद उसके सामने जिक्र नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मामला रफा दफा किया गया। चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कब से बैठे हो, सुबह जाना भी है। और जैस्मिन की पग फेरी की रस्म के लिए उसके भाई को आना है। तुम लोगों की पैकिंग हो गई क्या? सवालों की बौछार सी हो गई, और बच्चे भी शायद समझते थे कि जैस्मिन के आगे एक बार जिक्र नहीं करना। उठकर सोने चले गए। कोई फ़ोन देखने लगा तो कोई अपना सामान इधर उधर ढूंढने लगा। बहुत रात हो गई है बच्चे, तुम भी सो जाओ, दादी ने कहा। कल्पना जैस्मिन को ऊपर उसके कमरे तक छोड़ आओ। जी दादी। कल्पना जैस्मिन को साथ लेकर उसके कमरे की ओर चल पड़ी। जैस्मिन के पायलों की रुनझुन घर में फैले सन्नाटे को तोड़ रही थी। भाभी, आप रह जाएंगी ना अकेले, या मैं रुकूं अगर डर लग रहा है तो? नहीं, वो वैसे मैंने सारी लाइट जला दी है। एक्चुअली घर खेतों में है ना, तो आसपास ना कोई घर है ना कुछ और। आप ऐसे माहौल की आदी नहीं होंगी। ये कहाँ पर हैं? ऊपर उनका एक अकेला ही कमरा था और रात का वक्त, चारों ओर सन्नाटा फैला था। रात में बोलने वाली झींगरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसे अकेले में थोड़ा अजीब लग रहा था। और कुणाल, वो तो खाना खाने के बाद से ही नहीं दिखा। रेहान के साथ आया था और उसी के साथ वापस भी चला गया। शायद कोई काम था। वैसे भी शादी में काफ़ी काम बचे हुए थे, जिसे सिर्फ रेहान या कुणाल ही कर सकते थे, इसीलिए वो निपटाने का कह कर गया था और अब तक लौट कर ही नहीं आया। दरअसल कुणाल भाई रेहान भाई के पास हैं, उनके साथ होते हैं, तब वो अक्सर लेट ही आया करते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं, आप भी थक गई होंगी, सोना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं तब तक चेंज कर लेती हूँ, कहकर जैस्मिन ने चूड़ियाँ निकालनी शुरू की। अरे भाभी, ये मत उतारिए, दादी माँ कहती हैं नई नई सुहागन को ये रखना चाहिए। हाँ, पर सब नहीं उतार रही, बहुत सारी है ना, तो फिर खनकती हैं। हाँ, लेकिन इनकी खनक कितनी अच्छी लगती है, नई नवेली दुल्हन होने का एहसास देती हैं। किसी किसी को नहीं भी लगती, शोर लगता है, जैस्मिन ने अपने खोए हुए अंदाज में ही कहा। नहीं समझने वालों को लगता है। किसी औरत से पूछे इनका क्या मोल है? जैस्मिन बस मुस्कुरा दी। उसके लिए तो ये अनमोल है। अच्छा, मैं चलती हूँ, सच में बहुत नींद आ रही है।
सब लाइट जल रही हैं। अगर फिर भी आपको अकेले डर लगे तो भाई को फ़ोन करके बुला लीजिएगा। वैसे भी अब उन्हें अपनी आदत बदलनी होगी। नहीं, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूँगी। कल्पना जैस्मिन को छोड़कर चली गई। जैस्मिन ने एक बार अपने हाथों को देखा और फिर सारी चूड़ियों पर उंगली फेरते हुए उन्हें छनकाया। वाकई उनकी खनक अच्छी लग रही थी, मानो कोई संगीत हो, पर ये उसके कानों को मधुर लगने वाला संगीत। कुणाल को शोर लगता था। मायूस होकर अपने हाथों से एक एक चूड़ियाँ उतारना शुरू की। बस एक एक ही बची थी। फिर सारे जेवर जो आज सुबह से ही उसने पहन रखे थे और रानी हार उसे हाथ में लेकर देखने लगी। कितना सुंदर डिजाइन था, कितना प्यारा। उसने भी तो अपनी माँ के सामने ख्वाहिश रखी थी, पर पूरी नहीं हुई। 2 बेटियों की शादी करनी थी और सोना इतना महंगा। रानी हार पर उसे हार ही जाना पड़ा। पर कहाँ पता था कि उसे तो खानदानी रानी हार मिलने वाला है। अपने पुरखों की धरोहर। कितना वजनी था, कम से कम 15 तोले का होगा। होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट लिए अभी वो रानी हार में ही खोई थी। जब उसे कुणाल की आमद का एहसास हुआ, पलट कर देखा। वो उसे हार को निहारते हुए देख रहा था, मानो आंखों में सवाल हो कि इतना घूर कर देखने की क्या बात है। उसने जल्दी से हार साइड में रखा और ख़ुद को ठीक करने लगी, जो गहने उतारने के लिए उसने अपनी चुन्नी हटाकर साइड रख दी थी। और ना ही सॉल था पास में। मैं बस चेंज ही कर रही थी। इससे पहले कि कुणाल कुछ कहे, उसके आगामी प्रश्नों का उत्तर खुद से ही दे दिया। कुणाल ने भी बस गर्दन हिला दी। उसने तो हिसाब किताब नहीं मांगा था कि वो क्या कर रही थी और क्या करने जा रही थी। बस उसके हाथों में उस कीमती चीज़ को देख रहा था जो कुणाल की नज़र में बस गहना भय था, लेकिन जैस्मिन के लिए सबसे अनमोल तोहफा। वो उठकर खड़ी हुई तो पायल ने शोर मचा दिया। इन्हें तो वो निकालना ही भूल गई। फिर से ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठकर एक पैर पे पैर चढ़ाए उन्हें पाँवों से उतारने लगी। और कुणाल, वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जा चुका था, शायद बदलने थे। कुणाल के कपड़े चेंज करने के बाद वो भी अपना सूट लेकर बदलने के लिए चली गई। जब वापस बाहर आई तो देखा वो आज भी कल की तरह फ़ोन चला रहा था। एक तो इस फ़ोन ने जान खा रखी है। लोगों ने आसपास के लम्हों को बटोरना ही छोड़ दिया, बस खुद कैद हो रखे हैं इस फ़ोन की गिरफ्त में। बेड के पास आकर बैठ गई और अपनी चुन्नी साइड में रख दी। आज सुबह कुणाल के टोकने के बाद वो उसके सामने भी दुपट्टा लेकर घूम रही थी। शायद उसे वो दुपट्टे से बेनियाज पसंद नहीं, और वो जो दिन भर उसके प्यार की नज़र को तरसती रही थी कि वो एक झलक बस उसे देख ली। अब अपनी कुर्बत के पल जैस्मिन की झोली में डाल रहा था। उसका दिल प्यार से भरा था। वो बस इस प्यार को समेट लेना चाहती थी, अपने भीतर कहीं बसा लेना चाहती थी। जैस्मिन ने अपने आप को कुणाल के सुपुर्द कर दिया। जैस्मिन इस घर में 2 दिन और 2 रातें रुकी थी। इस बीच में उसने 4 अलग अलग तरह के कुणाल को देखा। एक जो बहुत सख्त था, गंभीरता का आवरण खुद पर ओढ़े रखता था। एक जो बहुत जिम्मेदार था, अपने जिम्मे आए काम को बिना कोई मामूली सा फर्क आए ही पूरा करता था। एक जो बहुत आज्ञाकारी था, बड़ों का कहना मानता था। और एक जो उसे बेहद प्यार करता था, अपने होने का एहसास देता था। और ये बस उसके सामने था, उसके लिए था। लेकिन फिर भी वो उस इंसान के व्यक्तित्व की गहराई को नहीं नाप सकती थी। ये बेहद मुश्किल था। इस इंसान की तह तक जाना वाकई मुश्किल है। ज़िंदगी भर कैसे निभाह होगी पता नहीं। कुणाल तो जैस्मिन के लिए कोई कठिन सब्जेक्ट बन गया था, जिसे वो सॉल्व करना तो चाहती थी, पढ़ना भी चाहती थी, रुचि लेना भी चाहती थी। पर कुणाल उसे इन सब की इजाज़त नहीं देता था। वो बस अपना एक हिस्सा उसके साथ बांट रहा था, और एक रूप जो कुछ खास पलों में ही जैस्मिन को दिखाता था। बाकी वो जैसा था उसके साथ भी वैसा ही था, ये शायद उससे भी ज़्यादा कठोर। सुबह भी उसे जल्दी उठना था और वो उठी भी। सब कुछ बहुत एहतियात से कर रही थी ताकि कुणाल की नींद डिस्टर्ब ना हो, पर वो हो रहा था। मुंह पर कंबल डाले लेटा रहा। अब आदत डालनी ही थी। बार बार उसे टोकना रोकना का कोई फ़ायदा नहीं। वो नहाकर पीले रंग का सूट पहनकर आई और कल की तरह ही एक एक सब गहने खुद पर सजाती रही। आईने में अपना अक्स देख रही थी जो खिला खिला सा था।
ये सब साज श्रृंगार का कमाल था या कुणाल के प्यार का, उसे नहीं पता, पर सब कुछ अच्छा लगने लगा था। एक बार खुद को अच्छे से चेक किया, कुछ भूल तो नहीं गई है। ड्रेसिंग टेबल पर पायल दिखी, उन्हें तो वो भूल ही गई थी। हाथों में अभी शादी का चूड़ा था, इस बार वहीं जाकर बदल कर आएगी, तब तक रहने देती है। सुंदर लग रहा था, मेहंदी से भरे हाथ, पीले रंग का सूट, नाक में लौंग, आँखों में काजल और होठों पर सुर्खी और खूबसूरत बना रही थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने सिंदूर की डिबिया उठाई और माथे पे सजा लिया। बिंदिया लगा कर उसने लंबे बालों को चोटी में बांध लिया। बाल लंबे थे जो पूरी कमर को ढकते थे। सिर पर पल्ला लिया और शॉल ओढ़ते हुए उठ खड़ी हुई। धीरे से बाहर निकली तो कुणाल ने गर्दन उठाकर देखा। शायद वो देखना चाहता था कि सिर पर दुपट्टा है या नहीं। उसे देखकर कुणाल को इत्मीनान हुआ, जल्दी ही यहाँ के तौर तरीकों के अनुसार ढल जाएगी। अब उसे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ी। कुणाल ने सुकून से आंखें बंद कर ली। दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो देखा खेतों में लहलहा रही सरसों बिल्कुल उसके सूट के रंग से मैच कर रही थी, जो एक और के खेत में पूरी फैली हुई थी। फरवरी के महीने में धानी और पीली चुनर ओढ़े ये धरती बहुत हसीन लगती है। उतनी ही हसीन जैस्मिन लग रही थी। जैस्मिन ने एक बार मुस्कुराकर खेतों को देखा। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनी। ये जो अपने घरोंदों से निकलकर अपनी उड़ान भरने को लालायित थे, दाना पानी चुगने के लिए अपने घोंसलों को छोड़कर दूर तलक घूम रहे थे। सूरज निकलने का आभास था, इसीलिए आसमान में हल्की लालिमा छाई थी। मौसम ठंडा था, लेकिन अब धुंध नहीं आती, इसीलिए आज दूर तक साफ दिख रहा था। कितना खूबसूरत और मनभावन दृश्य था। एक अलग ही सुकून और अपनापन था इस नई दुनिया में। जैस्मिन के लिए ये बिल्कुल अलग था। खुशी खुशी नीचे की ओर बढ़ गई। आज कम लोगों का आना जाना था। दादी और बाकी सब औरतों के पास बैठ चाय पी रही थी और उनकी कुछ कुछ बातें जारी थी। आज भी दादी ने प्यार भरी नज़र से जैस्मिन को निहारा। वो उनके घर की शोभा थी, जो दादी को भरपूर खुशी दे रही थी। जैस्मिन की चेहरे की चमक से उनका घर रोशन था और उनके घर को चिराग देने वाली उनके लाडले पोते की अर्धांगिनी थी। कुणाल अभी उठकर नीचे नहीं आया था। रात भी काफ़ी देर तक बाहर ही था, इसीलिए किसी ने उठाया भी नहीं। हम कुणाल को कल ही भेज देंगे जैस्मिन को वापस लेने के लिए। आप सिर्फ अपनी बहन को नहीं लेकर जा रहे, हमारे घर की रौनक लेकर जा रहे हैं, जिसके जाने से घर सूना सूना सा हो जाएगा। दादी ने जैस्मिन के भाई जय से कहा। जी दादी, आप कल वापस ला सकती हैं, उन्होंने आदर के साथ जवाब दिया। अभी वो सब लोग बाहर खड़े थे। जैस्मिन का भाई जय उसे लेने के लिए आया था। जैस्मिन अपने ताया ससुर बलदेव जी और उनके ससुर भूपेंद्र जी के पांव छूकर आशीर्वाद ले रही थी। दादी, मम्मी, ताई, चाची, बुआ सबके पहले पांव छू चुकी थी। तभी कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई। उन्हें किसने खोल दिया? दादी ने सवाल किया। मैंने खोला है। भाई भाभी से इनका परिचय तो करवाया ही नहीं। ये भी तो फैमिली मेम्बर हैं। और फिर जय जी से तो भी तो इंट्रोडक्शन करवाओ। अब अपनी बहन से मिलने लेने आते ही रहेंगे, अनजान थोड़ी ना है। हाँ भाभी, इनसे मिलिए। ये हैं रॉकी और ये हैं रोनी, भाई के बॉडीगार्ड। और भाई रॉकी, रोनी ये भाभी के भाई हैं। इन्हें कुछ नहीं कहना अगर अपनी बहन के पास आए। बाकी भाभी से तो अब रोज़ ही मिलना होगा, अर्थ ने उन दोनों को सहलाते हुए कहा। और मानो वो सब समझ रहे हों। दोनों ही जर्मन शेफर्ड नस्ल के थे। जैस्मिन ने देखा, बड़े खुखार और डरावने से कुत्ते थे जो उसे घूर रहे थे। जय और जैस्मिन सब लोगों के बीच में उनके साथ खड़े थे, इसीलिए बस उन्हें देख रहे थे। अगर शायद अकेले होते तो काट भी लेते। वो घर की सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। जय बस मुस्कुरा दिया और वो सबसे विदा लेकर जाने के लिए बढ़ गया। पीले रंग का सूट पहने जैस्मिन ने झुकी झुकी नज़रों से एक बार कुणाल की ओर देखा, जो उसके भाई से मुखातिब हो रहा था। उसी पल कुणाल ने अपनी नज़रों का पहलू बदला और उसकी नज़र लम्हे भर के लिए जैस्मिन की नज़रों से जा टकराई। सबके आसपास होने का भान होते ही जैस्मिन ने अपनी नज़रों का जवालिया बदल लिया, जबकि कुणाल को अपना सुकून दूर ज़्यादा महसूस हो रहा था। एक ही दिन की तो बात है, कल उसे लेने जाना ही था। फिर उसे अजीब क्यों लग रहा था?
अब तक तो अकेला ही रहा है वो। क्या आदतें इतनी जल्दी बदल जाती हैं। कुणाल ने खुद की सोच पर लगाम लगाई और अपने आप को पाबंद किया। जितना कुणाल को अपनी ज़मीन से लगाव था, वो जैस्मिन को वैसे ही देख रहा था। अब तो वो उसे बिल्कुल सरसों के फूल की तरह लग रही थी। ये क्या पहना है इसने? क्या कोई और रंग नहीं था? सब उसे भटकाने के लिए ही है शायद। गाड़ी के पास खड़ा कुणाल जय के साथ बहुत शिष्टाचार से मिल रहा था। जैस्मिन गाड़ी में बैठ गई और वो दोनों भाई बहन वहाँ से रवाना हो गए। अब बुआ और उनके बाकी बच्चों को भी जाना था। वो बस जैस्मिन के लिए रुकी थी कि उसकी विदाई के बाद ही घर से निकलेंगी। एक बार फिर सब अंदर आ गई अपना सामान लेने के लिए। सबके जाने के बाद घर सच में सूना हो गया था। अब सिर्फ बड़ी बुआ और अभिषेक ही बचे थे, जो 1-2 दिन में चले जाएंगे। अहाना और अनिका रुकना चाहती थी, पर पढ़ाई की वजह से नहीं रुक पाई। आदित्य, अर्णव और अर्थ को काम था, इसीलिए जाना पड़ा। दोनों छोटी बुआ घर में किसी के ना होने की वजह से ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई। सब अपने अपने काम में लग गई। अगर आप लोग इस कहानी के तीसरे भाग को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक लेना। तीसरा भाग हमारे दूसरी चैनल AS हिंदी कहानियाँ पे अपलोड है।